Good morning, 12th class. How are you all? Hope you all are good. So, class, we were on theme 11 of history, rebels and the Raj. तो हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था चैप्टर का. हमने ये देख लिया था कि how did the rebels first of all start the rebellion, and then उसके बाद क्या था पैटर्न ऑफ रिबेलियन, किस तरीके से आगे वो मैसेज कन्वे करते थे. एंड वी ऑल्सो डिड टॉक अबाउट द मेन लीडर्स एंड द फॉलोअर्स ऑफ this rebellion, है ना. And now today we need to start with the next topic, which is rumors and prophecies. Now what do we mean by these rumors or prophecies, or why are we actually studying this topic? We'll understand कि in rumors और prophecies के कारण क्या हुआ, ये जो पूरा मूवमेंट है ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और इतना ज्यादा स्प्रेड आउट हो गया. वी नो रूमर्स मतलब अफवाह जैसे होती है, और प्रोफेसीज मतलब फ्यूचर की जो प्रिडिक्शन जैसे होती है. ठीक है. सो वी विल स्टडी अबाउट दीज prophecies and rumors, and we'll study कि ये कैसे मतलब how did these play very important role in bringing the rebellion. ठीक है. तो let us start with this topic. Here we'll see that सिपॉयज जो है जब इनिशियली दिल्ली में आए थे, जब हमने पूरी ये स्टोरी पढ़ी थी कि वो दिल्ली में आए थे एंड दे केम फ्रॉम मेरठ एंड दे टोल्ड बहादुर शाह कि जो बुलेट्स है वो कोटेड है विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग्स फैट, है ना. उससे वो उनके फैट से क्या है पूरी कोटेड है. एंड उसको बुलेट को लोड करने से पहले आपको उसको बाइट करना पड़ेगा. तो ऑब्वियसली हमें पता है हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स इससे हर्ट होंगे, और इसीलिए उन्होंने बोला कि इससे तो उनका कास्ट और रिलीजन करप्ट हो जाएगा. ठीक है. जो बोलते हैं कि रिलीजन जो वो फॉलो करते हैं जिसमें ये चीजें स्ट्रिक्टली बना है, अगर ये कर लेंगे तो ऑब्वियसली इनके रिलीजन के अगेंस्ट है. तो इसीलिए इन्होंने बोला कि ये जो नई एनफील्ड राइफल जो इनको दी हुई थी, इसका मतलब हम इसके अगेंस्ट है, हम ये यूज नहीं करेंगे. और इसीलिए हमने क्या किया, वी हैव rebelled and we have come to you as and we want you to lead us in this rebellion. यहां तक तो अपने को पता ही है. पर ब्रिटिश जो है दे ट्राइड टू एक्सप्लेन टू द सिपॉयज कि ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक र्यूमर है. जो कार्ट्रिज है वो काउ और पिग के फैट से नहीं हुई है ग्रीस. ठीक है. बट ये जो र्यूमर है ये पूरे नॉर्थ इंडिया में एकदम स्प्रेड हो गया था लाइक वाइल्ड फायर, मतलब एकदम आग की तरह ये न्यूज जो है वो फैल गई थी सब जगह कि ये जो नई एनफील्ड राइफल है इसकी जो कार्ट्रिज है ये ग्रीस्ड है काउ और पिग के फैट से, और ये आपको बाइट करके उसके बाद आपको अपने गन में लोड करनी पड़ेगी, जिससे ऑब्वियसली क्या होगा आपका जो रिलीजन है वो खराब हो जाएगा उसके अगेंस्ट. तो अब ये बोल रहे हैं कि ब्रिटिश सेड दिस इज एक्चुअली अ र्यूमर. स्पेसिफिकली हम बात करते हैं कि कैप्टन राइट जो थे, जो कमांडेंट थे राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के, उन्होंने बोला था कि जनवरी की 3rd वीक में एक बार क्या हुआ था 1857 में ही कि एक लो कास्ट पर्सन था, उसने क्या किया, उसने ही कहीं ना कहीं हम बोलेंगे ये वाली र्यूमर स्प्रेड की थी. ठीक है. नाउ ये कैसे स्प्रेड की थी वो देखते हैं. So Captain Wright said that basically in 3rd week of January 1857 क्या हुआ, एक लो कास्ट, बहुत लो कास्ट अकॉर्डिंग टू जो कास्ट सिस्टम है, जो खलासी हु इज बेसिकली जस्ट अ वर्कर, और यू कैन से जैसे जो आपकी छोटे मोटे काम करते हैं, एक सामान यहाँ से वहां पहुंचाना विद इन अ ऑफिस, इस टाइप के जो जो कास्ट का एक पर्सन जो है who used to work in the magazine in Dum Dum, he asked a Brahmin सिपाही, वो he was just passing on and he was feeling thirsty, तो इन्होंने ब्राह्मण सिपाही को बोला कि आपके लोटे में जो पानी है वो मुझे दे दो, मतलब I just want to have a little bit of water. तो सिपाही जो है वो तो ब्राह्मण था, एकदम अपर कास्ट था, तो उसने ये जो लो कास्ट खलासी है इसको बोला
कि आप जो है आई विल नॉट गिव यू वाटर बिकॉज ऑब्वियसली आई विल नॉट लेट यू टच दिस, बिकॉज अगर आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, लोटा ही खराब हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। ओके, तो मतलब ये जो लो कास्ट वर्कर था, मतलब जो हम बोलेंगे क्लर्क टाइप या जैसे हम चपरासी जैसे जो बोल देते हैं कॉमन टर्म्स में, नॉट एग्जैक्टली बट मतलब ही वाज समबडी हु वाज वर्किंग, ही फेल्ट थर्स्टी, ही आस्क्ड फॉर वाटर फ्रॉम दिस Brahmin sepoy, and Brahmin sepoy said कि no, I'll not give it to you, otherwise obviously क्या होगा, because उस टाइम वो कास्ट सिस्टम में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, so he said कि अगर if you touch my लोटा obviously then मतलब इम्प्योर हो जाएंगे एंड ऑल दी सॉर्ट ऑफ थिंग्स। सो देन दिस पर्सन जो खलासी है, ही रिपोर्टेडली टोल्ड, और ही रिपोर्टेडली हम ऐसे बोलेंगे, ही सेड दीज वर्ड्स टू द ब्राह्मण सिपॉय, कि रिमार्क में बोला थोड़ा सा, बिकॉज ही फेल्ट बैड वॉट एवर द ब्राह्मण सेड, तो इसने वापस से उसको बोला कि you are denying me to have the water, or you are not you are somewhere telling me not to touch anything related to you, बिकॉज यू थिंक कि इससे आपका कास्ट, मतलब मैं लो कास्ट का हूँ या ही इज ऑफ लो कास्ट, तो उसके कास्ट पे या वो अपवित्र हो जाएगा, ऐसी कोई चीज। सो उसने बदले में बोला कि यू विल सून लूज योर कास्ट, तुम देखना थोड़े ही दिन में, विद इन फ्यू डेज यू विल एक्चुअली लूज योर कास्ट, और ये जो अपर कास्ट और ये जो धर्म की बात कर रहे हैं, यू विल सी कि इसमें आपके बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी उस दिन, जिस दिन आप कार्ट्रिज को बाइट करोगे, क्योंकि ये जो कार्ट्रिज है ये फैट ऑफ काउ और पिग से ग्रीस्ड है। ये बात ये जो खलासी था लोअर कास्ट का, इसने किसको बोली थी, सिपॉय को बोली थी, ब्राह्मण सिपॉय। और ये पूरा इंसिडेंट जो है, इसके बाद ऐसे ये बोलते हैं कौन, कैप्टन राइट, कि ये जो पूरी न्यूज है ये पूरी क्या हो गई, सब जगह पे फैल गई, स्प्रेड आउट हो गई, एंड दिस वाज जस्ट अ र्यूमर। ठीक है, एंड बट ये जो पूरा इंसिडेंट है ये भी कितना सही है कितना गलत है, वी हैव नो आइडिया, बट दिस इज समथिंग दैट इज मेंशन्ड, एंड दैट इज व्हाई एक इसका एस्पेक्ट ये है कि ब्रिटिश ये बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट अ र्यूमर। बट ये र्यूमर जैसे ही स्प्रेड आउट हुआ, तो ऑब्वियसली सारे सिपॉयज जो है दे रिफ्यूज टू यूज दैट बुलेट, बिकॉज दे थॉट कि इससे क्या हो जाएगा, उनके धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और जो उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, जो रिलीजियस बिलीफ्स है, उस पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। तो एक तो ये र्यूमर था, इसके बारे में तो हमें पता है, बट इसके साथ साथ और बहुत सारे कुछ र्यूमर्स जो है वो फैल रहे थे 1857 में। एक आया था, एक र्यूमर था कि जो ब्रिटिश है वो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं कि इंडियंस जो है, स्पेशली हिंदूज और मुस्लिम्स, उनके कास्ट और रिलीजन को हमें खराब करना है, डिस्ट्रॉय करना है। तो इसीलिए वो क्या कर रहे थे, जो आटा है जो हम बोलते हैं फ्लावर, उसमें वो लोग काउ और पिग के बोन को का पाउडर को डस्ट बना के, यानी कि डस्ट ऑफ काउज एंड पिग्स बोन को वो मिक्स कर रहे थे इन द फ्लोर, मतलब आटे में, और फिर ये जो है ये मार्केट में बिक रहे थे, और ये वही है जो सिपॉयज को उसी आटे से खाने के लिए उनको बना के दिया जा रहा था। तो सिपॉयज ने बोला हम इस आटे को नहीं खाएंगे, क्योंकि उनके मन में यही सस्पिशन था कि ये ब्रिटिश ने ही किया है। क्यों? कि ब्रिटिश जो है वो चाहते हैं कि इंडियंस को कन्वर्ट कर दे इनटू क्रिश्चियनिटी, और वो तभी होगा जब वो अपने रिलीजन में कुछ ऐसी चीज करेंगे जो मना की हुई है या जिसको सही नहीं माना जाता था। इसीलिए वो ये सारी कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। अगेन दिस इज अ र्यूमर इज और ट्रुथ, वो हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकते हैं, बट ये एक र्यूमर उस समय फैला जरूर था और एकदम पैनिक हो गया था। जो आप देखेंगे कि दिस चीज ब्रिटिश ऑफिशियल जो है उन्होंने कोशिश की लोगों को समझाने की कि ऐसा कुछ नहीं है, पर जो लोग हैं वो इस बात को समझ नहीं रहे थे, और वो यही बोल रहे थे कि ब्रिटिश इज डूइंग कॉन्स्पिरेसी एंड दे नाउ, ये वाली जो चीजें है ना, दीज वर एक्चुअली अपीलिंग टू देयर रिलीजियस सेंटिमेंट्स,
और कल्चर से रिलेटेड, इसीलिए जो लोग हैं वो और ज्यादा गुस्सा हो गए थे। इसके साथ साथ एक और एड ऑन पॉइंट क्या था कि इस टाइम पे एक और चीज फैली थी, प्रोफेसी जो हम बोलते हैं, भविष्यवाणी, जो फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट किया गया था कि ऐसा माना जाता था कि जो ब्रिटिश रूल है वो एंड हो जाएगा आफ्टर यू कैन से सेंचुरी ऑफ द टोटल जो वो रूल कर रहे हैं, इसका मतलब है 100 इयर्स। अब ये बोल रहे हैं कि बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था वो हमें पता है 1757 में हुआ था, और अब ये टाइम पीरियड है 1857। तो ये बोल रहे हैं ऐसी भविष्यवाणी की गई थी कि ब्रिटिश जो है वो इंडिया पे सिर्फ 100 इयर्स ही रूल कर सकेंगे और फिर वो हार जाएंगे और उनको जाना पड़ेगा इंडिया छोड़ के, एंड दे विल लूज देयर रूल ओवर इंडिया। तो ये भी जब न्यूज फैली तो एक कोइंसिडेंस लगा उनको, और उनको लगा नहीं ये कोइंसिडेंस सिर्फ इत्तेफाक नहीं है ये, बट ये कहीं ना कहीं सच्चाई है, मतलब इट विल बी प्रूव्ड करेक्ट अगर हम उस भविष्यवाणी के हिसाब से बोले। पर हम इसको बोल सकते हैं कि एज हिस्टोरियंस वी कैन से कि कोइंसिडेंस है कि इसी टाइम पे ये सारी चीजें भी हो रही थी, इवेंट्स भी हो रहे थे, रूमर्स भी फैल रहे थे, और कोइंसिडेंटली ये प्रोफेसी जो है ये भी इस टाइम पीरियड के बारे में थी। तो लोगों को कहीं ना कहीं विश्वास हो गया था इंडियंस को कि अब ये जो रिबेलियन होगा ना, इससे ब्रिटिश जो है वो हार जाएंगे और हमारे इंडिया का वापस से कंट्रोल इसमें आ जाएगा। ठीक है, र्यूमर्स ही नहीं थी जो कि यहाँ पे सिर्फ फैल रही थी, बट कुछ कुछ और चीजें फैल रही थी अगेन, जिसके बारे में हमें क्लियरली पता नहीं है कि उसकी इंडिकेशन क्या थी या ये क्यों हो रहा था। तो इसमें हम देखेंगे कि we'll see that there were few incidents स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जहां पे क्या हो रहा था, चपातीज डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी एक विलेज से दूसरे विलेज तक। ठीक है, एक पर्सन क्या करता था, रात को आता था, एक विलेज का जो वॉचमैन है उसको चपाती दे देता था और उसको बोलता था ऐसे 5 और बनाओ और आगे वाले विलेजेस में आप डिस्ट्रीब्यूट करो। अब ये चीज क्यों होती थी इसका ना अपने पास कोई रिटन एविडेंस है, ना अपने पास और कोई बहुत फुल प्रूफ रीजन है, पर हम सिर्फ यही आइडिया लगा सकते हैं ये कोई मैसेज कन्वे करना चाहते होंगे इसके थ्रू आगे विलेजेस में कि चलो अपने क्या करते हैं ये मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, या ये जो रिबेलियन है ये आगे प्रोसीड करेगी। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि कुछ लोग इसको ये समझ रहे हो कि हाँ अपीवल जो है उसके लिए ये चीज हमारे लिए अच्छी है, कोई उनका बिलीव होगा ऐसा जिसके कारण वो ऐसा कर रहे थे। बट पूरी क्या चीज है वो हमें भी अभी इससे रिलेटेड नहीं पता है, बट हम सिर्फ इसका क्या मतलब कुछ कुछ इंटरप्रिटेशन या कुछ कुछ आइडियाज जैसे लगा सकते हैं कि इसीलिए ही हुआ होगा। ठीक है, ताकि अपहीवल जो उसमें सब कुछ अच्छा हो, इसलिए कुछ बैड इविल या कुछ ऐसा कुछ गलत ना हो और जो हमारा रिबेलियन है वो अच्छे से कंटिन्यू होता रहे। ठीक है, अब इसमें चलो रूमर्स थे, प्रोफेसीज थी, बट एक और क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने कि लोगों ने इन रूमर्स पे विश्वास क्यों किया। दैट इज अगेन वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ब्रिटिश तो इतने सालों से रूल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो होता ही जा रहा था, पर अचानक से इस टाइम पीरियड पे ऐसा क्या हुआ कि लोग रूमर्स पे बिलीव करने लग गए, प्रोफेसीज में बिलीव करने लग गए और टोटली ये मानने लग गए कि अब हमें इस रिबेलियन के थ्रू ब्रिटिश को इंडिया से हटाना है। ठीक है, so now here we will see the reasons why actually people believed in these rumors. So यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले एज आई टोल्ड यू कि अभी जो चीजें हो रही थी या अभी जो रूमर्स फैल रहे थे ना कहीं उनके रिलीजन से रिलेटेड थे, लोगों के फेथ से रिलेटेड थे। तो पीपल वर वेरी यू कैन से दे वर स्कैर्ड, एप्रीहेंशन, थोड़ा सा शक था, सस्पिशन था उनके अंदर अगेंस्ट कि ब्रिटिश एक्चुअली में क्यों कर रहे हैं ऐसा और उनके रिलीजन के अगेंस्ट क्यों कर रहे हैं। पीपल हैड फेयर, यहाँ पे हम देखेंगे इसके पीछे भी रीजन है कि क्यों ये फेयर था, क्योंकि ब्रिटिश ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए थे जिससे जो इंडियंस थे उनके अंदर ये कहीं ना कहीं शक आ गया था कि ब्रिटिश जो है वो इंडिया के कल्चर रिलीजन को इफेक्ट करना चाह रहे हैं।
ठीक है, तो ये क्या चेंजेस है ये देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो रूमर्स है 1857 में वो कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे थे विद द एक्शंस ऑफ ब्रिटिश। Now we'll see there were few policies of British basically from 1820s जो कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है कि जो ब्रिटिश है वो थोड़ा सा इंडिया के कल्चर में, एजुकेशन सिस्टम, इनको वो रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे, बट इस रिफॉर्म को करेक्ट वे में नहीं लिया गया। नॉट ऑल द एक्शन दैट दे डिड वर यू कैन से गुड, बट कुछ अच्छी चीजें उन्होंने करने की कोशिश की थी विच वर नॉट कंसिडर्ड गुड बाय द इंडियंस, स्पेशली जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन है। तो इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे, इफ यू नो दैट देयर वाज अ कस्टम इन इंडिया नोन एज सती, जिसमें क्या होता था, आफ्टर द डेथ ऑफ द हस्बैंड द विमेन हैड टू सिट ऑन द फ्यूनरल, और फ्यूनरल के साथ शी यूज्ड टू आल्सो कैच फायर, मतलब वो आग में उनको भी जला दिया जाता था। तो ये कस्टम इंडिया में पहले से प्रिवेलेंट था। तो इस टाइम पे बहुत ज्यादा जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स है वो काम कर रहे थे इसके लिए कि ये जो बैड कस्टम्स है इनको अबॉलिश कर दिया जाए। तो ब्रिटिश ने इस टाइम पे लॉज बनाए थे, सती को अबॉलिश किया गया था 1829 में, और विडो रीमैरिज भी इन्होंने लॉ बनाए थे कि परमिशन है, विडोज कैन रीमैरिज, ठीक है, तो रीमैरी। तो देयर वर लॉज दैट वर मेड टू अबॉलिश कस्टम्स लाइक सती एंड लॉज टू परमिट द रीमैरिज ऑफ हिंदू विडोज। दिस वाज बेसिकली इन 1856। अब ये जो चीज है, फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव वी कैन से दैट इट वाज करेक्ट, बट जो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज है दे थॉट दैट द ब्रिटिश आर ट्राइंग टू चेंज द आइडियोलॉजीज ऑफ हिंदूज, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या हुआ था यहाँ पे हम देखेंगे कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेनेटिंग जो है उन्होंने बोला था कि हम इंडिया की सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न साइंस पढ़ाएंगे हम, वेस्टर्न आइडियाज उनको सिखाएंगे, वेस्टर्न इंस्ट्रक्शंस देंगे, ठीक है। कुछ एक्चुअली में हमें पता है दे डिड दिस सो दैट दे कैन क्रिएट अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इंडियन बाय ब्लड बट इंग्लिश बाय टेस्ट। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल होंगे, कॉलेजेस होंगे, यूनिवर्सिटीज होंगे जहाँ पे वेस्टर्न साइंसेस पढ़ाए जाएंगे और लिबरल आर्ट पढ़ाए जाएंगे। This was also taken as you can say affecting the Indian culture and the custom that had been going since long. So इसीलिए जो इंडियंस है उनको यहाँ पे लग रहा था कि ब्रिटिश कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, हमारे कल्चर के साथ चेंजेस करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। सो एक चीज ये आ गई थी। इसके अलावा लेट मी जस्ट ऐड ऑन विद दिस वन मोर पॉइंट कि इस टाइम पे यहाँ पे हम देखेंगे कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो भी आ रहे थे इंडिया में, एंड दे वर ट्राइंग टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। तो जब ये सारी न्यूज आ रही थी तो कहीं ना कहीं उनको यहाँ पे सारे पॉइंट्स पे लग रहा था कि ब्रिटिश हमारे रिलीजन कल्चर को चेंज करना चाहती है, और साथ में ही कोइंसिडेंटली वो रूमर भी स्प्रेड हो गए। तो उनको लगा हाँ ये बातें तो सही है, ब्रिटिश ये कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी कर रही है। ये तो हो गई जब हम बात करते हैं अबाउट रूमर्स एंड प्रोफेसीज। पर इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ब्रिटिश ने कुछ ऐसे स्टेप्स भी लिए थे जिसके कारण इंडियंस जो है उनके अगेंस्ट थे। अगर हम बात करें स्पेशली अवध की हम एक बहुत कंप्लीट डिटेल में पूरा इंसिडेंट पढ़ेंगे, कैसे उन्होंने रिवोल्ट में पार्ट लिया, कैसे उनके जो लीडर है उनको हटाया गया। सबसे पहले अवध से जब ब्रिटिश ने जो नवाब वाजिद अली शाह उनको वहां से हटाया, और रीजन दिया कि उन्होंने गवर्नमेंट अच्छा नहीं किया, उनका गवर्नेंस जो है वो अच्छा नहीं है और उनके सब्जेक्ट जो है वो उनसे खुश नहीं है। बट दिस वाज नॉट द केस, नॉट एट ऑल। उसी तरीके से उन्होंने नए पॉलिसीज या नए गवर्नमेंट के हम बोलेंगे अलग अलग पॉलिसीज निकाली थी, जिसमें जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसमें इन्होंने बोला था कि अगर आपका ओरिजिनल मतलब इफ यू डोंट हैव योर ओन सन तो आपकी जो भी राज्य है वो ब्रिटिश के अंदर आ जाएगा। मतलब हम अडॉप्टेड सन को नेक्स्ट
सक्सेसर या नेक्स्ट किंग नहीं मानेंगे। ऐसे करके उन्होंने झांसी, सतारा ये सारी जगह भी अपने कंट्रोल में ले ली थी। तो सब्सिडरी अलायंस से, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से उन्होंने अवध, झांसी, सतारा जैसे एरियाज को अपने अंडर ले लिया था। और एक बार अपने अंडर लेने के बाद वो अपने ही लॉस चलाते थे, वो अपना ही रेवेन्यू सिस्टम स्टार्ट करते थे, जिसके कारण क्या हुआ, इंडिया के जो लोग हैं इतने सालों से जिस सिस्टम से चल रहे थे, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी उनको, बट फिर भी इतनी नहीं थी जितनी ब्रिटिश के सिस्टम आने के बाद है, जहां ब्रिटिश बहुत स्ट्रिक्टली बिना कुछ सिंपैथी के उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, उनकी कभी बातें जो है वो प्रॉपरली सुनेंगी नहीं, जो कि पहले के जो नवाब और राजा रानी है उनके अंदर नहीं होता था। तो इससे भी क्या है, इंडिया के लोग, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं वो डिससेटिस्फाइड रहे। उसके अलावा इसीलिए ये लोग हमेशा इस चीज को याद करेंगे, इंडियंस की जो पुराने किंग्स हैं वो हमें कितने अच्छे से रूल करते थे और हमारा सोशल और रिलीजियस कस्टम्स को चले आने देते थे, उसमें कोई चेंजेस लाने की कोशिश नहीं करते थे। उनका रेवेन्यू सिस्टम भी अच्छा था, वो कभी कभी ठीक है प्रॉब्लम होती थी, पर जब जरूरत का टाइम होता था तो वो लोग बातें सुनते थे। और उसकी जगह अब कौन सा सिस्टम आ गया है, ब्रिटिश का सिस्टम, जहां ब्रिटिश एकदम ही नहीं लोगों की सुनते हैं, अपने हिसाब से रूल करते हैं। एलियन है, एलियन मतलब वो स्पेस वाले एलियन, एलियन मतलब फिरंगी है, मतलब बाहर की कंट्री वाले हैं, और मतलब उनका जो रूल है वो बहुत ऑप्रेसिव है। इसके साथ साथ मैंने ये बोल ही दिया था कि क्रिश्चियन मिशनरीज भी आ गए थे। सो ये सारी चीजें जब एक साथ आई तो जो इंडियंस है, चाहे वो सिपॉयज हो फिर कॉमन लोग हो, वो सारे क्या है, उनको लगा कि ये जितने भी र्यूमर्स जो फैले हैं वो भी टोटली करेक्ट है, प्रोफेसीज भी करेक्ट है, और हमें मिलके क्या करना चाहिए, इसके अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए, ब्रिटिश के अगेंस्ट, और उनको हमें इंडिया से हटा देना चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अवध। हम देखेंगे अवध में ये जो रिवोल्ट है 1857, ये बहुत लंबे टाइम तक चला, बहुत इंपॉर्टेंट था, और कैसे कैसे ये जो अवध के ऊपर पहले ब्रिटिश ने कैसे कंट्रोल किया सब्सिडरी अलायंस से, फिर पूरा ही कंट्रोल ले लिया, फिर लोग कैसे अपसेट थे कि जो उनके रूलर है नवाब उनको हटा दिया गया, फिर लोगों ने कैसे बोला कि नहीं हम प्रोटेस्ट करेंगे बिकॉज वो अनहैप्पी थे जिस हिसाब से ब्रिटिश ने कंट्रोल किया था, फिर कैसे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, कहाँ पे सक्सेसफुल थे, और बाद में क्या सारी प्रॉब्लम्स आई। ठीक है, दिस विल बी द होल स्टोरी ऑफ अवध which we will do in our next class. So today we have just talked about the rumors and prophecies and why did people believe in it. Okay, so I suppose आज जितना भी किया है must be clear to you all. If you have any doubt relating to whatever we have covered till date, just come back with your doubts and we'll discuss and sort it out. So this is it for today. Now meet you all in the next class.